फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 22 देखते हैं अपन। लेक्चर नंबर 22 हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारी बर्नौली इक्वेशन थी उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं और सारी जो उसके यूजेस थे वो हमने देखे थे। अब हम देखते हैं इसके जो सबसे पहला जो उसका यूज़ था, पहली जो एप्लीकेशन थी वो थी किसमें, फ्लो मेजरमेंट में। तो हम हेडिंग डालते हैं फ्लो मेजरमेंट। तो फ्लो मेजरमेंट में अपन क्या करेंगे, अपन फ्लो मेजरमेंट में दो चीज़ ज्ञात करेंगे। एक तो अपन वेलोसिटी, लिक्विड की वेलोसिटी और लिक्विड का डिस्चार्ज। तो लिक्विड की वेलोसिटी को किससे मेजर करते हैं, डिस्चार्ज को किससे मेजर करते हैं, उन सभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। चार डिवाइस होती है हमारी। सबसे पहली वेंचुरी मीटर, सेकंड है ऑरिफिस मीटर, तीसरी हमारी पिटोट ट्यूब और चौथी है पिटोट स्टैटिक ट्यूब। वो दोनों जो एंड की हैं एक ही मानते हैं, उसको अपन पिटोट ट्यूब ही बोलते हैं। तो स्टार्ट की जो दो ट्यूब है हमारी, दो जो मीटर है, दो डिवाइसेस है हमारी, वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर, ये दोनों ही हमारे क्या है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस हैं। डिस्चार्ज मेजर करते हैं अपन। और बाकी की दोनों जो है हमारी, वो उससे हम वेलोसिटी याद करते हैं। तो जो फ्लो का मेजरमेंट करते हैं इन चारों डिवाइसेस के द्वारा करते हैं। और ये चारों ही डिवाइसेस हमारी कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होती हैं, बर्नौली इक्वेशन पर आधारित होती हैं। किस तरह से अपन अप्लाई करेंगे वो सब अपन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें आपको एक दो लाइन लिख देता हूं। क्या, लिक्विड का फ्लो मेजरमेंट निम्न डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी डिवाइस है? सबसे पहली अपन लिखते हैं क्या, वेंचुरी मीटर। तो भाई मैं इसका पहले एक डायग्राम बनाया था वेंचुरी मीटर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
देखिए हम बात करते हैं अब हमारे किस चीज़ की, कंप्लीट वेंचुरीमीटर की। तो वेंचुरीमीटर हमारा क्या है, ये वो डिवाइस है जो जिस डिवाइस के अंदर क्या होता है, वेंचुरीमीटर के द्वारा हम कंप्लीट डिस्चार्ज को ज्ञात करते हैं। तो एक्चुअल में ये कोई ऐसा कोई मीटर नहीं होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक हमारे मीटर होते हैं या कोई मैकेनिकल मीटर होता है। ऐसा कोई मीटर नहीं है कि डायरेक्टली आपने किसी भी पाइप में लगा दिया वेंचुरीमीटर को और डिस्चार्ज बता दिया भाई 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। ऐसे कोई मीटर है जो यूं बढ़ गई उसकी सुई या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर डिजिटली दिख गया हमको 2.30, ऐसा कोई मीटर नहीं है। ये क्या है, हम बनाएंगे इसको, ठीक है। और ये एक पाइप की तरह ही होता है, एक अलग ही पैटर्न में बनाया गया पाइप है एक तरह से, जिस पाइप को हम अलग शेप में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बताऊंगा आपको। और उसको जहां पर भी आपको, जिस भी सेक्शन पर आपको डिस्चार्ज ज्ञात करना है, वहां पर उस पाइप के सेक्शन को अपन फिट कर देंगे। मतलब वहां पर अपन वेंचुरीमीटर को फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में दो सेक्शन पर हम बर्नौली इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। उनको अप्लाई करने के बाद में हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, डिस्चार्ज को। तो डिस्चार्ज को डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते अपन, ये वेंचुरीमीटर के द्वारा अपन डिस्चार्ज को डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते। अपन को बर्नौली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। मतलब पेपर पेन के द्वारा आप डिस्चार्ज ज्ञात करोगे, ऐसे आप ज्ञात नहीं कर सकते कि डायरेक्टली दिख जाए। तो अपन देखते हैं कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, क्या इसका सेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेंचुरीमीटर के 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाया गया पाइप है, ये 3 सेक्शन है जिसके। पहला सेक्शन तो ये है, इसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट कोन। ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, मैंने एरो बना रखा है ना, यहां से यहां तक का। ये दूसरा सेक्शन है, इसको बोलते हैं थ्रॉट। ये तीसरा सेक्शन यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट कोन। ठीक है, 3 हो गए। कन्वर्ज का मतलब सिकुड़ना, डाइवर्ज का मतलब फैलना। तो ये अपना कन्वर्जेंट कोन हो गया और ये अपना डाइवर्जेंट कोन हो गया, ये अपना थ्रॉट है। अब बात आती है, देखो ये मान लो एक पाइप था जिसका डायमीटर D1 था, 100 mm डायमीटर था। वो पाइप ऐसे जा रहा था और मुझे इस सेक्शन पर डिस्चार्ज चाहिए। तो क्या किया मैंने, 100 जो डायमीटर था, 100 उसी डायमीटर का मैंने क्या किया, एक कोन बनाया जो 100, उसका इनिशियल डायमीटर कितना था कोन का, स्टार्टिंग डायमीटर 100 mm। मतलब इस कोन का स्टार्टिंग डायमीटर इसी के बराबर है, D1। फिर धीरे धीरे उसका डायमीटर कम होता चला गया, कम होकर के हमने इसका डायमीटर एक कर दिया। कितना फिक्स करते हैं वो बताऊंगा। अपन मिनिमम जितना रख सकते हैं उतना रख देंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही कम कर दिया, इसकी एक लिमिट होती है। तो हमने इसको डायमीटर कम कर दिया यहां तक। फिर उसके बाद में डायमीटर जितना हमने कम किया, मान लो हमने 100 से घटाते, ये 100 था, ये 100 हमने 100 से स्टार्ट किया, घटाते 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 50 कर दिया। और फिर 50 से हमने इसको फिर कांस्टेंट किया कुछ दूरी तक। कितनी दूरी तक, लगभग 50 mm दूरी तक ही हमने इसको कितना रखा, कांस्टेंट रखा डायमीटर। उसके बाद फिर हमने इसका डायमीटर दोबारा से इंक्रीज करने लगे, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करने के बाद में फिर से वो पाइप के बराबर। मतलब आपके पास ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, यहां से यहां तक का, जिसमें 3 पार्ट है, 1, 2, 3, कन्वर्जेंट, थ्रॉट, डाइवर्जेंट, इस सेक्शन को अपन बोलते हैं वेंचुरीमीटर। ये अपना पाइप का टुकड़ा था। तो इसको वेंचुरीमीटर को आप एज इट इज उतना टुकड़ा काट करके पाइप का, वहां पर आप वेंचुरीमीटर को फिट कर दोगे। आप सोच रहे हो कैसे फिट करेंगे भाई, 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो, यहां पर फ्लेंज लगा करके, और इसके अंदर फ्लेंज लगाओ, इसमें फ्लेंज लगाओ, फिर आप नट बोल्ट से कस दो, या फिर आप वेल्डिंग कर दो। कैसे भी करो, आपको केवल वेंचुरीमीटर को वहां पर फिट करना है। तो ये जो पाइप न्यू जा रहा था, मान लो ये पाइप है, इस पाइप का मैंने इतना पोर्शन काट दिया और काट करके वहां पर वेंचुरीमीटर को फिट कर दिया। अब मेरा वेंचुरीमीटर फिट हो चुका है, जिसमें 3 सेक्शन है। अब फिट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें 2 सेक्शन लूंगा। एक तो स्टार्टिंग, ये वाला सेक्शन जहां से मेरा कन्वर्जेंट कोन स्टार्ट हो रहा है, और एक वो सेक्शन जहां से मेरा थ्रॉट स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों सेक्शन ले लिए, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको दे दिया नाम 2। यहां पर डायमीटर मैक्सिमम है D1, यहां पर डायमीटर मिनिमम है D2। यहां पर भी मिनिमम है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग का ले लिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैंने 2 सेक्शन ले लिए, और इन दोनों सेक्शन पर क्या करूंगा, मैं बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। और बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा इसका कैसे आएगा। अप्लाई करने के बाद में फिर हम ज्ञात कर पाएंगे इसका क्या, टोटल डिस्चार्ज को अपन ज्ञात कर पाएंगे। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होता है, ये जो होता है हमारा, ये प्रेशर डिफरेंस के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। अब भैया प्रेशर डिफरेंस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेंचुरीमीटर में हम प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पूरे पूरे पाइप में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को डिफरेंस क्रिएट करने के बाद में, अगर आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे, मैंने आगे बताया था, टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है। देख लीजिए आप, मतलब हमारा क्या क्या था, P/ρg V²/2g + Z बराबर P2/ρg, ये हो गया। तो मतलब टोटल इन तीनों का योग और उन तीनों का योग बराबर होगा हमारे। अगर मैं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, मतलब ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, दूसरा वाला प्रेशर कम है,
तो अगर दूसरा प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये वाली वेलोसिटी कम होगी। यही तो बात है। तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करने से मेरी वेलोसिटी क्या होगी, वो चेंज हो गई, वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट हो गया। और वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट होगा तो वेलोसिटी और डिस्चार्ज के बीच में रिलेशनशिप होती है, क्या होती है, Q बराबर वेलोसिटी इनटू एरिया। तो इसकी सहायता से अपन डिस्चार्ज को निकालते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके आप क्या लगा दो, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर दो और तुरंत आपका डिस्चार्ज ज्ञात हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस अपन को जितना ज़्यादा आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे, जितना मैक्सिमम आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे, उतना ही एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए अपनी ये थ्योरी है कि अपन इसका डायमीटर जितना कम डायमीटर होगा, देखो भाई क्या होता है, A1 V1 बराबर A2 V2 और P बाय, तो हमको ये मालूम है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड बराबर P2 बाय रो जी। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है डिफरेंस, ठीक है, तो वेलोसिटी प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा कैसे क्रिएट होगा, जब आप वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा चेंज हो। ज़्यादा वेलोसिटी चेंज कब होगी, तो देखो A1 V1 और A2 V2 है, जब एरिया में डिफरेंस आपने ज़्यादा रख दिया, आपने ये बहुत कम, ये वाला जो एरिया है बहुत कम कर दिया, तो ये वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझे भाई, ये मान लो ये अपना 5 गुणा 2, ठीक है, इसका एरिया मैंने कर दिया कितना 1, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 10। तो देखो भाई, क्योंकि गुणा क्या होना चाहिए, बराबर। तो आपने एरिया कर दिया बहुत कम, 5 से 1 कर दिया, 5 गुना कम कर दिया, तो आपकी जो वेलोसिटी है 5 गुना बढ़ गई। तो वेलोसिटी अगर आपकी बढ़ चुकी है, ये V2 आपकी बढ़ गई, तो फिर आपका जो P2 है वो कम हो गया। P2 कम हो गया तो P1 और P2 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट करना है। और वेलोसिटी में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, उनके एरिया में डिफरेंस। इसलिए अपन ने इसकी शेप कैसी लगी थी, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम। तो इसका मतलब किसी के दिमाग में ये आया कि सर ये 100 है तो आप इसको केवल 5 mm रख दो डायमीटर। अरे भाई 5 mm रख देंगे डायमीटर, इसका 5 भी नहीं रख सकते। इसका डायमीटर मिनिमम उतना रखा जाता है। इतना भी कम नहीं कर देना है अपन को कि नेगेटिव प्रेशर अंदर आ गया। नेगेटिव प्रेशर अगर अंदर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका डायमीटर कितना रखते हैं अपन, मिनिमम उतना रखते हैं कि अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप ना हो पाए। अगर डेवलप होगा तो क्या होगा वो भी अपन देखते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, फिर इन तीनों सेक्शन की अपन स्टडी करते हैं। मैंने आपको वेंचुरीमीटर के बारे में मोटा मोटा सारा आइडिया दे दिया कि वेंचुरीमीटर होता क्या है, किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं डिस्चार्ज को इसकी सहायता से। अब अपन इसकी डिटेल में पढ़ते हैं कि एक सेक्शन को। ये जो सेक्शन है हमारा पहला सेक्शन कन्वर्जेंट कोण, ये D1 से स्टार्ट होता है D2 पे खत्म होता है, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है θ1, इसको अपन ज़्यादा रखते हैं। देखो ये ज़्यादा है एंगल, ये एंगल कम है। ये वाली जो लेंथ है L1, इस लेंथ को L1 बोल दिया मैंने, इसको L2 और इसको L3। तो ये वाली जो लेंथ L1 है आपको दिख रहा है, ये L1 कम है और L2 ज़्यादा है। जब ये वाली लेंथ कम है तो ये एंगल क्या होगा, θ1 ज़्यादा होगा और ये θ2 कम होगा। इस θ1 की वैल्यू जो होती है लगभग θ1, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री टू 28 डिग्री। 20 डिग्री से 28 डिग्री होती है और इसकी वैल्यू होती है इसका 1/4, मतलब 5 डिग्री से 7 डिग्री। डाइवर्जेंट एंगल की वैल्यू 5 डिग्री से 7 डिग्री होती है, इसकी 20 डिग्री से 28 डिग्री के करीब होती है। इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम क्यों? इसकी वैल्यू ज़्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि जो फ्लो है वो फ्लो पैटर्न एज इट इज़ बना रहे। जैसे पानी बह रहा है, ये नहीं कि आपने इसकी वैल्यू बिल्कुल ही कम कर दी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दी, तो फ्लो पैटर्न एज इट इज़ नहीं बना रहेगा। अगर फ्लो पैटर्न वैसा नहीं बना रहा तो वहाँ पर क्या, फ्लो में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा या तो टर्बुलेंस उत्पन्न हो जाएगा। अगर लेमिनार फ्लो है तो उसके अंदर लेमिनार ही बना रहे। इसके लिए जैसा फ्लो आ रहा है भाई, हमारे इसको ऐसे समझेंगे अपन, जैसे हमारे रोटरी होती है गोल चक्कर, ठीक है, सर्किल जो होता है, जैसे अपन बाइक वगैरह चलाते हैं तो जहाँ पर भी सर्किल चौराहा होता है, चौराहे पे दो तरह की चीज़ होती है, या तो कहते हो सीधी सड़कें हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है। तो वहाँ पर क्या है, आपको अगर लेफ्ट टर्न होना है तो लेफ्ट टर्न आप क्या यूँ जा करके फिर यूँ टर्न हुए, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। और अगर उसी जगह आप क्या है एक सर्किल बना दो, आप यूँ गए और फिर सर्किल के द्वारा यूँ मुड़ गए, समझ रहे हो, आराम से स्मूथली एंटर करे, स्मूथली मुड़ गए आप। तो उसकी रेडियस जो है बनाई जाती है प्रॉपर तरीके से, डिजाइन किया जाता है। क्यों? इनर और आउटर दोनों रेडियस बनाई जाती है। क्यों करते हैं अपन डिजाइन उसका ऐसा? इसलिए करते हैं कि अपन जिस वेलोसिटी में आ रहे हैं, जिस स्पीड में अपन आ रहे हैं, उसी स्पीड में अपन एंटर करें और उसी स्पीड से अपन बाहर निकल जाएं।
अपन 80 की एमपीएस से आए और उसी से अपन बाहर निकल गए। लेकिन अगर आप बिल्कुल चौराहा है तो उस पर अपन नहीं एंटर। तो अपना जो फ्लो पैटर्न है अपना वो एज इट इज बना रहे, इसलिए अपन ने उसकी शेप रोटरी की इस तरह से रखी, गोलाकार इसलिए रखी ताकि अपन जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से बाहर निकल जाता है, अपन को सुविधा रहे, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है, अगर इसका एंगल अपन ने कम रख दिया तो फिर इसके अंदर फ्लो पैटर्न बना नहीं रहेगा। तो फ्लो पैटर्न को बनाए रखने के लिए इसका एंगल ज़्यादा रखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन इससे खत्म हो चुका है अपना कि जो अपना कन्वर्जेंट कौन होता है उसका एंगल ज़्यादा क्यों रखा जाता है फ्लो पैटर्न को बनाए रखने के लिए। कितना रखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो 20 डिग्री से 28 डिग्री, दो क्वेश्चन खत्म। इसकी लेंथ कितनी होती है, तीसरा क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, इस वाले सेक्शन का तीसरा क्वेश्चन है, इसकी लेंथ कितनी होती है। देखो भाई ये जो डिफरेंस आ रहा है ना D1 और D2 का जो डिफरेंस है D1 माइनस D2, मान लो ये 100 है और ये 30 मानो इसको आप, तो कितना हो गया 70। तो 70 का 2 से 3 गुना होता है, 2 माइनस 3 नहीं है ये तो D1 माइनस D2 है, लेकिन ये 2 माइनस 3 2 से 3 गुना किसका, D1 माइनस D2 का। तो यहाँ पर 70 था, 70 का 2 से 3 गुना 140 से 210 के समथिंग इसकी क्या होती है, लेंथ होगी इस एग्जाम्पल के अंदर। अब बात करते हैं हम दूसरे सेक्शन की। तो पहला सेक्शन खत्म, उसके 3 क्वेश्चन थे, ध्यान रहे। कन्वर्जेंट कोण जो होता है, कौन सा कोण होता है, स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग कोण होता है, डायमीटर डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, इसका एंगल कितना होता है, 20 डिग्री से 28 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, इसका एंगल ज़्यादा क्यों रखा जाता है, फ्लो पैटर्न को बनाए रखने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, इसकी लेंथ कितनी होती है, डिफरेंस के 2 से 3 गुना के समथिंग। तीनों क्वेश्चन खत्म। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं अपन, थ्रॉट। तो थ्रॉट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो थ्रॉट का डायामीटर कितना होता है, D2 जितना भी है, इसका डायमीटर मिनिमम अपन कितना रख सकते हैं, मिनिमम उतना रख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर या वेपर प्रेशर ना बनने पाए। अगर नेगेटिव प्रेशर बना तो क्या होगा, अंदर वेपर जनरेट होगी और अंदर की जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे झड़ने लगेंगे। जैसे मैंने आपको समझा चुका हूँ वेपर प्रेशर के बारे में। अगर कोई बोतल होती है उसको हम मुंह पे लगा करके पानी पीते हैं तो बोतल पिचक जाती है। क्यों पिचक जाती है, क्योंकि बोतल के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो चुका है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर उस बोतल को पिचका देता है। अब ऐसे ही यहाँ पर है, अगर अंदर का प्रेशर कम हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का मतलब बाहर के प्रेशर से कम हो चुका है अंदर का प्रेशर, तो फिर क्या होगा, अंदर वेपर जनरेट हो जाएंगे। और अगर अंदर वेपर जनरेट हुए तो इसके, अब ये पिचक तो सकता नहीं पाइप क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, लोहे का, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल झड़ने लगेंगे। पार्टिकल झड़ेंगे तो धीरे धीरे कैविटीज़ वगैरह बनेंगी, तो इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए इसका मिनिमम डायमीटर कितना रख सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर ना बनने पाए। बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, इससे पहला तो डायमीटर का था, दूसरा क्वेश्चन इसकी लेंथ कितनी रखी जाती है। इसकी लेंथ लगभग इसके डायमीटर के समथिंग रखते हैं, सब अलग अलग रखते हैं, हर पाइप के लिए अलग अलग होती है। इसकी जो लेंथ है लगभग D2 के बराबर होती है, इसको लगभग लिख लेना, लगभग बराबर D2, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरा पोर्शन, कौन सा, डाइवर्जेंट पोर्शन। तो डाइवर्जेंट कोण जो होता है वो कौन सा कोण होता है, इसका डायमीटर फ्लो डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं अपन डाइवर्जेंट कोण। इसके भी वही 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बता दें डाइवर्जेंट कोण कौन सा होता है, जिसका डायमीटर फ्लो डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। दूसरी बात, इसका एंगल जो है कितना रखा जाता है, 5 डिग्री से 7 डिग्री। दूसरा को, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी जो एंगल है उसको अपन कम क्यों रखते हैं। इसका एंगल कम इसलिए रखा जाता है ताकि जो फ्लो सेपरेशन इसमें उत्पन्न ना होने पाए। अब बात आती है कि भैया फ्लो सेपरेशन क्या होता है, तो फ्लो सेपरेशन थोड़ा समझ लो। मान लो इसका जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये कम नहीं, भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर ही तो होगा। ये देखो, ये थीटा और ये थीटा बराबर ही तो होगा, ये θ2 θ2। तो अगर मैं ये वाला एंगल ज़्यादा रखता तो फिर क्या दिक्कत होती, ये अपन देखते हैं। अगर ये जो एंगल है ज़्यादा होता तो पाइप हमारा ऐसे हो जाता, भाई ये एंगल ज़्यादा है θ2, ज़्यादा तो पाइप ऐसे होता, तो पानी जो आ रहा है वो पानी का पैटर्न कैसा होता, वो पानी हमारा आता इस तरह से और यूँ निकल जाता, यहाँ से यूँ आ रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है बीच का खाली पोर्शन, मतलब ये यहाँ तो पानी नहीं होता, भाई पानी तो होता है यहाँ पे, भाई पानी यूँ जा करके यूँ जा रहा। तो पानी जो था हमारा ये इस दीवार से नहीं चिपक रहा, दीवार से अलग हो गया, मतलब सेपरेट हो चुका है पानी, दीवार से नहीं चिपक रहा, दीवार से अलग हो चुका है, दीवार से सेपरेट हो चुका है। इसको बोलते हैं अपन फ्लो सेपरेशन। फ्लो दीवार से चिपक नहीं रहा, सेपरेट हो गया, ऐसे बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। क्या प्रॉब्लम है, फ्लो सेपरेशन अगर हो रहा है
तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो रुका रहेगा और वो स्टैटिक फ्लूइड मतलब रुके हुए फ्लूइड की तरह काम करेगा। रुकेगा मतलब ये नहीं है, रुकेगा मतलब ये देखो यहाँ पानी तो होगा लेकिन वो क्या है यहीं पर घूमता रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। जब यहीं पर घूमता रहेगा तो एक तरह से स्टैटिक फ्लूइड की तरह काम करेगा, रुके हुए फ्लूइड की तरह काम करेगा और इसके ऊपर एक अलग से प्रेशर लगाएगा दीवार के ऊपर ρgh के बराबर। स्टैटिक फ्लूइड का प्रेशर ρgh होता है, उसके बराबर एक प्रेशर लगाएगा, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए अपन इसका कितना रख देते हैं। अब अपन ने अगर इसकी लेंथ ऐसे रख दें, अपन ये रख दें तो पानी आराम से इसमें से जाएगा, मतलब सेपरेट नहीं होगा। तो फ्लो तो इसका एंगल अपन कम क्यों रखते हैं, फ्लो सेपरेशन से बचने के लिए। तो इसके तीनों के तीनों क्वेश्चंस इसके भी क्लियर हैं। पहला तो क्या है कि भाई डायवर्जेंट कोण कौन सा होता है, डायमीटर फ्लो डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज होता है। इसका जो एंगल है वो कितना रखा जाता है, 5 से 7 डिग्री। कम क्यों रखते हैं, फ्लो सेपरेशन से बचने के लिए। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी जो लेंथ होती है अगर आप एंगल कम रखोगे तो इसकी लेंथ इससे ज़्यादा ही होगी। और कितनी ज़्यादा होती है L1 से, इसकी जो लेंथ है L3 वो 3 से 4 गुना होती है L1 की। इसकी जो लेंथ थी ना कन्वर्जेंट की, उसका 3 से 4 गुना होती है। या फिर अगर मैं इसको इसकी डायमीटर के टर्म में बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 7.5 गुना, लगभग 7.5 गुना। L3 लगभग 7.5 गुना ऑफ D1। ये जो D1 है ना इसके टर्म में बोलूँ तो कितनी हो जाएगी, लगभग 7.5 गुना। ठीक है ना, तो L3 हो चुका है अपना। तो ये तीनों के तीनों पोर्शन मैंने आपको बता दिए हैं कंप्लीटली। इन तीनों सेक्शंस को अपन लिखेंगे भी, तो इनके बारे में जो इस डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, देख लो। L1 क्या है भाई, L1 है लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट कोण, कितनी होती है, 2 से 3 गुना D1 माइनस D2। D1 D2 का जो भी अंतर है उसका 2 से 3 गुना होती है। सेकेंड L2 क्या है, L2 क्या है, लेंथ ऑफ थ्रॉट की लेंथ होती है, ये किसके बराबर होती है, लगभग डायमीटर ऑफ थ्रॉट के डायमीटर के बराबर होती है। L3 क्या होती है भाई, L3 लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट कोण, ये होती है डाइवर्जेंट कोण की लेंथ होती है, कितनी होती है, 3 से 4 गुना लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट कोण। ये जो कन्वर्जेंट कोण है उसके 3 से 4 गुना के बराबर होती है। ठीक है ना। θ1 की बात करते हैं तो कितना होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एंगल 20 से 28 डिग्री और डाइवर्जेंट एंगल होता है 5 से 60 डिग्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके नीचे देखो, यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने वो साइड में लिख दिया है। आप तो लेकिन इसके नीचे ही लिखोगे, क्या लिखना है आपको, कि जो हमारा वेंचुरीमीटर होता है उसके साइज को किसके द्वारा डिनोट करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि डायमीटर उसका वेंचुरीमीटर का साइज क्या होता है, ये इनलेट डायमीटर मतलब ये होता है उसका साइज, या फिर ये थ्रॉट का डायमीटर ये होता है साइज, या वेंचुरीमीटर ये आउटलेट डायमीटर तो सेम ही है, या फिर कौन सा होता है इसका, इनर डाया, एक्सटर्नल डाया, इनर आउटर कोई सा डाया। तो इसका साइज क्या होगा, मान लीजिए ये अपना 100 है और ये है आपका 50 और इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 120 mm और इसका है 60 mm। ये देखो 100, 50, 120, 60, तो इसमें से इसका डायमीटर, इसका साइज अपन कैसे डिनोट करेंगे कि वेंचुरीमीटर का साइज क्या है, 100 mm है, 120 mm है, या 50 mm है, या 60 mm, हमें समझ नहीं आ रहा। तो क्या होता है वेंचुरीमीटर का साइज, वेंचुरीमीटर साइज को अपन डिनोट करते हैं किसके द्वारा, D1/D2। मतलब अगर अपन को मार्केट जाकर खरीदना है कि भाई आप कैसे बोलोगे, पाइप आप लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, 90 mm का PVC पाइप देना। अगर आपको ये चाहिए वेंचुरीमीटर तो कैसे बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा 100/50 का वेंचुरीमीटर देना। 100/50 का मतलब क्या है, 100 तो इसका ये वाला इनलेट डायमीटर है और ये इसका थ्रॉट का डायमीटर, तो 100/50 D1/D2। तो ऐसे होता है वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के साइज को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, थ्रॉट का डायमीटर और ये जो है इन दोनों के द्वारा डिनोट करते हैं अपन। बात क्लियर है। तो आप पहले 1-2 लाइन लिखेंगे वेंचुरीमीटर में, जो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले वेंचुरीमीटर में 1-2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनेगा, फिर ये नोटेशंस होंगे। तो लाइन क्या लिखी जाएगी वेंचुरीमीटर में, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो लाइन लिख देता हूँ मैं, वेंचुरीमीटर के द्वारा लिक्विड के डिस्चार्ज को मेजर किया जाता है। तो आप बस केवल एक लाइन लिखेंगे इसमें, वेंचुरीमीटर के द्वारा लिक्विड के डिस्चार्ज को मेजर किया जाता है। उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद में फिर आप ये
नोटेशन उतारो। अब देखो भाई, मैं आपको है ना, ये वहाँ पर मेरे को आगे जो है ये सेक्शन 1 1 और 2 2 ये काम आएगा, इसलिए वहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि 1 1 2 2 पर ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ, अब आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ। तो अब अपन लिखेंगे क्या, इसके नीचे लिखेंगे, नोटेशंस लिख दिए ना, उसके नीचे अपन लिखेंगे वेंचुरी मीटर के निम्न 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन लिखेंगे अपन क्या, कन्वर्जेंट कोण। तो मैं आपको ये जो समझाया है उसको अपन इन तीनों के तीनों सेक्शंस में अपन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन फर्दर देखेंगे। कन्वर्जेंट कोण क्या कहता है, इस सेक्शन का डायामीटर फ्लो डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। इसकी लेंथ इनलेट व थ्रॉट डाया के डिफरेंस की लगभग 2 से 3 गुना होती है। इसका एंगल डाइवर्जेंट एंगल से अधिक, एक सेकेंड, इसका एंगल कॉमा फ्लो पैटर्न को बनाए रखने के लिए फ्लो पैटर्न को बनाए रखने के लिए डाइवर्जेंट एंगल से अधिक रखा जाता है। तो सब कुछ लिख दिया इसमें कि इसका एंगल डाइवर्जेंट एंगल से अधिक रखते हैं, कम रखते हैं, क्यों रखते हैं, ठीक है ना। अब अपन बी पार्ट देखते हैं, कौन सा, थ्रॉट। इस सेक्शन का डायामीटर फ्लो डायरेक्शन में
कांस्टेंट होता है। इसकी लेंथ इसके डाया के लगभग बराबर होती है। इसका डायामीटर मिनिमम इतना रखा जाता है कि नेगेटिव प्रेशर ना बनने पाए। इसका डायमीटर अपन कितना रखते हैं कि नेगेटिव प्रेशर जो है वो नहीं बन जाए बस, ठीक है ना। अब अपन इसके बाद फिर सी पढ़ते हैं। कौन सा सी है अपना मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इसी में लिखूंगा, नीचे पूरा लिख नहीं पाऊंगा इसलिए। तो फिर अपन देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ और डायवर्जेंट कोण को देखते हैं अपन। सी है हमारा डाइवर्जेंट। मैं तो इसी में करेक्शन कर दूंगा जिससे कि दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। इस सेक्शन का डायमीटर क्या होता है, फ्लो डायरेक्शन में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इस सेक्शन का डायमीटर फ्लो डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। इसकी लेंथ अपन कितनी रखेंगे लगभग। इसकी लेंथ कितनी होती है अपनी, दो तरीके से देखेंगे। कन्वर्जेंट वाले के हिसाब से तो लगभग 3 से 4 गुना होती है और इनलेट डायमीटर की लगभग 7.5 गुना। तो वो मैं लिख देता हूँ। इसकी लेंथ कन्वर्जेंट कोण की लगभग 3 से 4 गुना होती है, या इनलेट डाया की लगभग 7.5 गुना होती है। लेंथ की बात हो गई। अब एंगल की बात करते हैं कि इसका एंगल जो होता है वो अपन उससे क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्लो सेपरेशन को बचने के लिए। इसका एंगल फ्लो सेपरेशन से बचने के लिए कन्वर्जेंट एंगल से कम रखा जाता है। तो इसका एंगल जो है अपन क्या है, कम रखेंगे। किससे, कन्वर्जेंट जो एंगल है
उससे बचने के लिए अपन इसका एंगल कम रखा जाता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, तो ये तीनों तीनों इसके सेक्शन थे। अब हम देखेंगे किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं, कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होता है, वो देख लेते हैं एक बार। इसी में लिखते हैं अपन वेंचुरीमीटर प्रेशर डिफरेंस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, जिसके अनुसार दो सेक्शन पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके वेलोसिटी में डिफरेंस उत्पन्न किया जाता है। फिर दोनों सेक्शन पर कॉन्टिन्यूटी व बर्नौली इक्वेशन की सहायता से डिस्चार्ज को मेज़र किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूटी और कौन सी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, इसमें अपन को अगर प्रेशर डिफरेंस, सबसे पहले तो अपन जो अपने दो सेक्शन थे, सेक्शन 1 1 2 2, दोनों सेक्शन पर अपने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके अपन ने वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमको पता है अगर प्रेशर कम होगा अगले पे तो अगले पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी बर्नौली इक्वेशन के अनुसार। और अगर वेलोसिटी बढ़ गई हमारी तो वेलोसिटी बढ़ने के बाद में फिर हम वेलोसिटी और डिस्चार्ज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, उसकी सहायता से अपन ज्ञात करेंगे। अब वेलोसिटी में डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करोगे, हमको मालूम है a1 v1 बराबर a2 v2 होता है। तो a1 और a2 में डिफरेंस क्रिएट करके आप वेलोसिटी में डिफरेंस उत्पन्न करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन को तो प्रेशर में डिफरेंस उत्पन्न करना है, P1 माइनस P2 में डिफरेंस उत्पन्न करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए V1 और V2 में डिफरेंस उत्पन्न करेंगे। और V1 V2 में डिफरेंस कैसे उत्पन्न होगा, A1 और A2 की सहायता से। तो अपन ये चेंज करेंगे A1 A2, ठीक है, A1 ज़्यादा था A2 कम था, ये चेंज करके अपन इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस करने की सहायता से आपका इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जिसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे, डिस्चार्ज को। तो वो डेरिवेशन भी अपन देख लेते हैं कि किस तरह से वो डेरिवेशन आता है। मैं इसे मिटाता हूँ और वो डेरिवेशन करवाता हूँ आपको। देखो भैया, अपन देखते हैं कैसे याद करते हैं। तो जो पहला, अब मैं दोबारा आपको डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये था 1 1 और ये था 2 2। तो ये हमारा 1 1 है, ये 2 2 है।
इस पर हमको 1 1 और 2 2 दोनों के दोनों सेक्शन पर, यहाँ पर तो एरिया A1, यहाँ पर एरिया A2, डायमीटर D1 D2, ठीक है ना। तो इन दोनों के दोनों पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट 1 1 एंड 2 2। 1 1 2 2 पर अप्लाई करो आप। P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। यही तो होती है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। आपको मालूम है इस वाले कंडीशन में जो हमारा वेंचुरी मीटर वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो कोई भी बेस है, बेस से इसके इस वाले सेंटर की हाइट, इस वाले सेंटर की हाइट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब Z1 और Z2 क्या होगा हमारा, बराबर होगा। जब Z1 और Z2 बराबर है, हॉरिजॉन्टल वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं केवल, जब Z1 Z2 बराबर है तो ये दोनों के दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो केवल क्या बचेगा, P1 बाय रो जी V1 स्क्वायर बाय 2G, P2 बाय रो जी V2 स्क्वायर बाय 2G। तो मैं इसको लिखता हूँ क्या, हेयर Z1 बराबर Z2, देयरफॉर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G बराबर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ये वही इक्वेशन। इसी इक्वेशन को मेरे को धीरे धीरे आगे क्या है, छोटा करते जाना है, क्लासीफाई करते जाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P2 को तो इधर लेके आ रहा हूँ, V1 को उधर ले जा रहा हूँ। तो P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी बराबर V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। तो ये हमने कर दिया P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। अब क्या करते हैं अपन इसके आगे, इसको अपन और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो टर्म है आपको दिख रही P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, आपने देखा हुआ है ऑलरेडी। कहाँ पर, डिफरेंशियल मैनोमीटर वाले केस में। जब हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, ये वाला जो केस होता है, आप दो पॉइंट के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों सेक्शन पर बीच में हमने मैनोमीटर लगा दिया। जब आपने मैनोमीटर लगा दिया, कौन सा वाला, डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो इन दोनों ही पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस हमको पता चलेगा। यहाँ पर जो प्रेशर है वो आएगा P1 बाय रो जी और यहाँ पर P2 बाय रो जी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी। मतलब इसको हम एक हेड के द्वारा, P1 बाय रो जी क्या होता है, एक हेड ही तो होता है, तो एक हेड की टर्म में अपन डिनोट करते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं प्रेशर डिफरेंस को अपन हेड की टर्म में बताते हैं। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ। H बराबर V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G। मैंने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन इससे आगे मैं करता हूँ। अब मैं इसको और कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ और कैसे इसको मैं खोलूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ और आ गई, कौन सी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो कॉन्टिन्यूटी, इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, ये थी 1, बाइफिकेट होके आ गई हमारी 2। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर Q। बट A1 V1 क्या है, डिस्चार्ज ही होता है। पहले सेक्शन पर डिस्चार्ज A1 V1, दूसरे पर A2 V2, और ये सारे डिस्चार्ज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट मतलब Q के बराबर मान लो। तो यहाँ से देखो V1 क्या हो गया, V1 तो हो गया मेरा Q अपॉन में A1, और V2 क्या होगा, Q अपॉन A2। V1 बराबर Q अपॉन A1 एंड V2 बराबर Q अपॉन A2। अब अपन आगे लिखते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में V2 की जगह तो पुट कर दूंगा Q बाई A2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया डिस्चार्ज, ये जो वेलोसिटी थी ये मेरी कांस्टेंट नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम है डिस्चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट टर्म के रूप में डिनोट करना चाह रहा हूँ। तो देखो Q डिस्चार्ज कांस्टेंट है और A2 क्या है, एरिया भी तो कांस्टेंट ही है। तो ये डिस्चार्ज, एरिया, जी, सारी चीज़ कांस्टेंट रूप में आ जाएंगी मेरी, इसलिए मैंने इसको और आगे तोड़ दिया। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ किया। तो यहाँ पर V1 की जगह तो पुट करूँगा Q बाय A1 और इसकी जगह ये, तो मैं इसको लिखता हूँ
पुटिंग V1 कॉमा V2 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अपन, तो क्या आएगा, H बराबर V2 का स्क्वायर है तो मतलब Q बाय A2 का स्क्वायर अपॉन में 2G माइनस V1 की जगह पुट करें Q बाय A1 का स्क्वायर अपॉन 2G। इसको और खोलते हैं अपन, तो H बराबर Q स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, देखो 1 अपॉन 2G और ये Q स्क्वायर है, इसको अपन कॉमन ले लेते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 2G, तो ये आ गया, यहाँ तो बच गया 1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 का स्क्वायर। इस टर्म में किसी को कोई दिक्कत, देख लो यहाँ से, देखो इन दोनों में 2G कॉमन है, नीचे वो बाहर ले लिया, और ऊपर क्या कॉमन है, Q का स्क्वायर कॉमन है, वो बाहर ले लिया, तो ये Q बाय A2 का होल स्क्वायर है, मतलब A2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर A1 का स्क्वायर आएगा। तो अब मुझे तो डिस्चार्ज निकालना था, अब देखो अपने आप टर्म किस में आ रही है, डिस्चार्ज ग्रुप में। H हम ज्ञात कर सकते हैं मैनोमीटर की सहायता से, G कांस्टेंट होता है, A1 A2 कांस्टेंट है, तो बच क्या गया Q ही तो ज्ञात करना है, तो मैं Q को एक तरफ ले लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा Q आएगा ना, वो क्या आएगा, Q स्क्वायर बराबर 2GH, इसको और बास्केट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे H बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2G, यहाँ लो एलसीएम क्या आएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब आप यहाँ से Q स्क्वायर बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये आ गया 2GH A1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये Q स्क्वायर आया। ये जो हमारा डिस्चार्ज कैलकुलेट होकर के आया है, ये हमारा थियोरेटिकल डिस्चार्ज है जो हमने निकाला, एक्चुअल के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपनी वेलोसिटी अपन क्या मान रहे हैं, एक पूरे सेक्शन पर अपन पैराबोलिक माने, तो ये अपना थियोरेटिकल डिस्चार्ज आया। क्या आया है, इसको अपन लिखेंगे QTH थियोरेटिकल। तो QTH क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आप स्क्वायर है तो उसको दूसरी तरफ भेज दो आप, तो रूट लगा दो दूसरी तरफ। जब आप दूसरी तरफ रूट लगा दोगे तो देखो इस पर कंप्लीट पर रूट आएगा, कंप्लीट पर लगा देते हैं अपन रूट, 2GH A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ पर देखो जिस पर से हट सकता है, QTH बराबर A1 A2 अपॉन में रूट ये अपना आया है थ्योरेटिकल, ठीक है, ये अपना थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो थ्योरेटिकल के बराबर तो नहीं होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज इससे कम होगा। तो अपन क्या करें, इस ये कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को अगर अपन एक टर्म CD मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, Q एक्चुअल बराबर CD इंटू में Q थ्योरेटिकल। पुटिंग QTH, तो एक्चुअल डिस्चार्ज किसके बराबर होता है हमारा, इस डिस्चार्ज से कम होता है। तो आप क्या करोगे, एक फैक्टर से गुणा कर देंगे CD क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो CD इंटू में Q थ्योरेटिकल। तो अब अपना आ जाएगा, यहाँ पर Q थ्योरेटिकल की वैल्यू पुट कर देते हैं, CD इंटू में A1 A2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH, ये होता है हमारा एयर। CD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और H क्या है,
प्रेशर हेड डिफरेंस। और तो आप जानते हो A1 क्या है, A2 क्या है, ये भी लिख देते हैं। चलो A1 बराबर इनलेट एरिया, A2 क्या है, थ्रॉट एरिया। तो सारी चीज़ें हमको मालूम है, इसके अंदर CD मालूम है। CD की वैल्यू जो होती है लगभग 0.98 के समथिंग होती है, इसको मैं नोट में लिखाऊंगा आपको। A1 A2 पता ही है, और G अपन ज्ञात कर, H अपन ज्ञात कर लेंगे। H कैसे ज्ञात करेंगे, प्रेशर डिफरेंस होता है, मैनोमीटर लगा करके ज्ञात करेंगे। अब H की वैल्यू किस तरह से नोट की जाएगी, नोट कौन सी करेंगे और यहाँ पर कौन सी पुट करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस तरह से अपन निकालते हैं प्रेशर। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। तो हमको एक्चुअल में करना क्या था, हमको एक्चुअल में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना था, मतलब P1 माइनस P2। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना था, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना था। इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट किया आपने, A1 और A2 को चेंज करके, A2 को कम रख दिया A1 से। मैं फिर से एक बार आपको ये डेरिवेशन समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आई। उसके बाद फिर मैं आपको बाकी चीज़ बताऊँगा। तो देखो, दोनों सेक्शन पर अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट 1 1 एंड 2 2, 1 1 2 2 पर बर्नौली इक्वेशन लगाई। 1 1 पर P1 बाय रो जी V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1, P2 बाय रो जी V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। इस वाले केस में क्या है, Z1 बराबर Z2, क्यों, हॉरिजॉन्टल की वजह से। आप लिख लेना यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल की वजह से। तो ये Z1 Z2 दोनों कट जाएंगे, केवल क्या बचा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, P2 बाय रो जी V2 स्क्वायर बाय 2G। इसको मैं इधर ले गया, ठीक है। तो ये इधर हो गया V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। ये जो होता है हमारा प्रेशर हेड डिफरेंस होता है, जिसको हम H के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, जो हमने ज्ञात किया था सेकंड यूनिट के अंदर। तो H बराबर V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। मुझे इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करूँगा सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक, अभी V1 और V2 कांस्टेंट नहीं होते, कांस्टेंट होता है डिस्चार्ज और एरिया। तो मैं इसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की सहायता से डिस्चार्ज और एरिया की टर्म में पुट करूँगा। तो फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर Q होता है। तो यहाँ से मेरा V1 क्या हो गया, Q अपॉन A1, और V2 क्या हो गया, Q अपॉन A2। इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे हम सेकंड में। तो मैंने लिखा है पुटिंग V1 V2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखो V2 का स्क्वायर है, मतलब Q अपॉन A2 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस V1 का स्क्वायर Q अपॉन A1 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ से कॉमन क्या है उसको बाहर ले लो, Q का स्क्वायर कॉमन है और नीचे 2G कॉमन है। अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 का स्क्वायर। अब देखो और आगे करेंगे अपन इसको, एलसीएम ले लिया A1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर, और ये क्या है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ से मेरे को केवल डिस्चार्ज चाहिए, सारी चीज़ें एक टर्म के अंदर हमारे चेंज होती जा रही हैं। तो Q स्क्वायर बराबर ये आ चुका है। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो पूरे पर रूट लगेगा, रूट लगने के बाद में जो वैल्यू आएगी डिस्चार्ज की, वो हमारी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा, हमारा QTH। तो ये QTH आ चुका है हमारा, ये QTH आ गया। थ्योरेटिकल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को क्या माना है, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करिए, आइडियल फ्लूइड होता है, जबकि हमारा एक्चुअल में कौन सा फ्लूइड बह रहा है, रियल फ्लूइड बह रहा है। तो हमको कुछ ना कुछ डिस्चार्ज हमारा उसकी वैल्यू कम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं। कितनी कम आती है, तो हम इसको एक फैक्टर से गुणा कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD की वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगी, तभी तो डिस्चार्ज हमारा कम आएगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, CD इंटू में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के बराबर। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा यही सेम इक्वेशन है, बस CD से मल्टीप्लाई कर देते ही क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज। इस तरह से हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज आता है। अब हम बात करें अगर H की, कि H को किस तरह से यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करी जाए, तो मेजरमेंट ऑफ H वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको रिवाइज करें कंप्लीट यूनिट को। थैंक यू सो मच।